आप लोगों को आज जो है आई विल फर्दर एक्सप्लेन कि किस तरह से हम लोग आगे के जो अकाउंट्स हैं उनको कैसे हम लोग डील करेंगे, वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। पर्सनल अकाउंट्स हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिए थे और उसका रूल हमने डिस्कस कर लिया। आप लोगों को सबको बोर्ड क्लियरली दिख रहा है? यस सर। ओके गुड, चलिए गुड, वेरी गुड। नाउ द पॉइंट इज कि कौन कौन से अकाउंट्स ऐसे हैं जो नॉन पर्सनल नेचर के हैं, नॉन पर्सनल अकाउंट्स। अगर मान लीजिए बिजनेस ट्रांजैक्शंस में आपको कोई नॉन पर्सनल अकाउंट दिखता है, इफ देयर इज एनी नॉन पर्सनल अकाउंट इन द बिजनेस ट्रांजैक्शंस, व्हाट विल यू डू? हम लोगों ने पिछली बार दो बहुत सिंपल एग्जांपल्स यूज किए थे। पहला एग्जांपल था गुड्स सोल्ड ऑन कैश ₹5,000। एक छोटा सा एग्जांपल हमने पिछली बार यूज किया था, यही एग्जांपल हम फिर से यूज करेंगे, ठीक। और दूसरा एग्जांपल मान लीजिए हम यूज करते हैं गुड्स परचेज्ड ऑन कैश ₹4,000। गुड मॉर्निंग सर। राइट। अब अगर आप ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर नॉन पर्सनल एंड पर्सनल अकाउंट्स, इस चीज को आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए। पर्सनल अकाउंट्स में मैंने आप लोगों को बताया था कि व्हाट टाइप ऑफ पीपल, पर्संस, ऑर्गेनाइजेशंस, एंटरप्राइजेस नेम्स आर कैप्चर्ड। किस तरीके के नाम जो है वहां पर आ रहे हैं, लोगों के नाम आ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के नाम आ रहे हैं, लोगों के नाम से रिलेटेड कोई अकाउंट्स आ रहे हैं। तो ये हम लोगों ने पर्सनल अकाउंट्स में कैप्चर किया था। अब हम लोग वो अकाउंट्स देखेंगे जिसमें कोई नाम नहीं आ रहा। तो अब क्या है, गुड्स सोल्ड ऑन कैश फॉर एग्जांपल। अगर आप इसके अंदर देखें, इस ट्रांजैक्शन के अंदर, बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर, कि किस तरह के नाम है, तो कोई नाम नहीं है इसके अंदर। पहली बात, देयर इज नो पर्सन, there is no organization which has been mentioned over here. However, what type of aspects are mentioned? Goods sold, एक एक्टिविटी ये है, दूसरा कैश। नीचे वाले एग्जांपल में गुड्स परचेज्ड एक एक्टिविटी है और कैश दूसरी एक्टिविटी। इस एक्टिविटी के अंदर गुड्स आर सोल्ड, विच मींस गुड्स जो है वो बाहर जा रहे हैं बिजनेस से और कैश बिजनेस के अंदर आ रहा है। सेल्स में क्या होगा, आप सामान बेचेंगे और कोई आदमी आपको कैश देगा। इज दैट राइट, करेक्ट? तो बिजनेस के अंदर से सामान आपका बाहर चला गया, माल या गुड्स व्हाटएवर इट इज, और कैश आपका अंदर एंटर कर गया। इनफ्लो हो गया कैश का, आउटफ्लो हो गया गुड्स का। एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट हुआ व्हेन इट इज अ परचेज। गुड्स आर परचेज्ड, उसमें जो है गुड्स आपके पास आ गए, इनफ्लो ऑफ गुड्स हो गया और आउटफ्लो ऑफ कैश हो गया। कैश आउटफ्लो हो गया, आपने पेमेंट कर दिया किसी को कैश। तो ये अगर आप कैश का नेचर देखें, आप गुड्स का नेचर देखें, ये सब जो है नॉन पर्सनल नेचर के हैं। इनका किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी आदमी या किसी और तरीके के पर्सनल नेचर के अकाउंट से सीधा संबंध नहीं, डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है। तो इसको हम लोग अब इस टाइप के अकाउंट्स को समझने की कोशिश करेंगे आगे। तो इसको मैं अब रब कर दे रहा हूं एंड आई विल एक्सप्लेन द ओल्ड रूल दैट वी स्टडीड। डेबिट साइड में कौन कौन से टाइप की चीजें आती हैं और क्रेडिट साइड में कौन कौन से टाइप की चीजें आती हैं। तो यू रिमेंबर वी स्टडीड एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, लायबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होता है। ओके दूसरा हमने क्या एस्पेक्ट, ये डेबिट साइड है, लेफ्ट साइड इज योर क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, राइट इज योर क्रेडिट। एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। गुड मॉर्निंग सर। इनकम्स, गुड मॉर्निंग,
आर क्रेडिटेड। ठीक है, क्लियर? इसके अलावा हमने और क्या चीज सोची थी? प्रॉफिट्स और गेन्स क्रेडिट साइड में आएंगे, ओके, एंड लॉसेस जो है वो डेबिट साइड में है। ये पुराना हमने रूल जो समझा था, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कि हम लोग किस तरह से डेबिट और क्रेडिट में ऑपरेट करेंगे। तो डेबिट साइड में एसेट्स, एक्सपेंसेस और लॉसेस आते हैं, और क्रेडिट साइड में लायबिलिटीज, इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आते हैं। अब हम इनको ही आइडेंटिफाई कर रहे हैं अलग अलग तरीकों से। तो पर्सनल नेचर की लायबिलिटीज, पर्सनल नेचर के एसेट्स यहां आएंगे, राइट। नॉन पर्सनल नेचर के एक्सपेंसेस, एसेट्स और लॉसेस डेबिट साइड में आएंगे। नॉन पर्सनल नेचर के लायबिलिटीज, इनकम्स और प्रॉफिट्स इस साइड आएंगे। और ये जो एस्पेक्ट्स हम बिजनेस ट्रांजैक्शन के डिस्कस कर रहे हैं, दो या दो से ज्यादा, इनको हम बाद में अकाउंट्स के नाम से जानेंगे। वी विल क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स व्हेन वी आर कैरिंग आउट द अकाउंटिंग एंट्रीज, राइट। तो अब वो एंट्रीज पे हम बाद में आएंगे, पहले हम नॉन पर्सनल अकाउंट का पहला हिस्सा कवर करेंगे, which is called real accounts. इसको हिंदी में वस्तुगत खाते या फिर वास्तविक खाते भी कहते हैं। रियल अकाउंट्स, as the name suggests, these will talk about real nature of things, जिनकी वास्तविकता में कोई existence है, which you can touch, you can see, right? वो क्या चीजें हो सकती हैं जिसको आप टच कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप उनको जान सकते हैं देख के विद योर आईज, उनको हम रियल अकाउंट्स कहते हैं। कैन यू गिव मी एन एग्जांपल? एनीबॉडी? कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, कैश, ओके, वेरी गुड। व्हाट एल्स? गुड्स अकाउंट, गुड्स, ओके, गुड। व्हाट एल्स? कैश और गुड्स के अलावा और कौन सी चीजें हैं जो आप देख सकते हैं, उनको दे आर इन द रियलिटी, दे आर इन द एग्जिस्टेंस, यू कैन टच देम। बिजनेस में और कौन सी चीजें हो सकती हैं? ओनली कैश एंड गुड्स? ओके, आई विल गिव यू मोर एग्जांपल। हाँ, प्लीज बोलिए। Tangible assets. Tangible assets. What is tangible assets? Since you have हाँ, जिन्हें हम छू सकते हैं। क्या होती हैं वो? एग्जाम्पल्स दीजिए। दिस इज द डिफाइनिंग कैटेगरी, योनर नेम है ये, नाम बताइए। फर्नीचर, कुछ भी जो एक बिजनेस के पास होता है। फर्नीचर, कैपिटल। वेरी गुड, फर्नीचर। व्हाट एल्स? फर्नीचर, कैपिटल, गुड्स। कैपिटल नहीं होती, एक्सक्लूड कैपिटल, इट इज नॉट एन एसेट, इट इज नॉट टैंजिबल। ठीक है, फर्नीचर इज अ वेरी गुड एग्जांपल, मशीन और प्लांट इज अनदर वेरी गुड एग्जांपल। मशीन, प्लांट, टेक्नोलॉजी। व्हाट एल्स? सर वर्कर्स हो सकता है। हाँ, क्या चीज? वर्कर्स हो सकते हैं। वर्कर्स नहीं, वर्कर्स नहीं हो सकते। ओके, वर्कर्स नहीं हो सकते क्योंकि वर्कर्स की स्किल आपके काम आती है। वर्कर्स की जो है वो स्किल, इंटेलेक्ट, इंटेलिजेंस काम आती है। यू गेटिंग माय पॉइंट? और उसके बदले में आप उनको सैलरीज या वेजेस पे करते हैं, तो वर्कर्स नहीं आ सकते इस कंडीशन में। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी और क्या चीज हो सकती है इनके अलावा? लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग, ये कुछ इंपॉर्टेंट टेंजिबल एसेट्स का नाम इन्होंने बताया। टेंजिबल का मीनिंग होता है द एसेट्स व्हिच यू कैन टच, रियलाइज एंड दे आर इन रियलिटी, यू कैन सी देम थ्रू द आईज। दैट इज व्हाट इज रियल अकाउंट्स एंड टेंजिबल एसेट्स आर ऑल अबाउट। तो ये सारे जो हैं अलग अलग तरीके के रियल अकाउंट्स हैं। और भी एग्जांपल्स आएंगे, we will go through those examples as well, but now let us quickly jump into the rule of real account। अगर आपके सामने ऐसा कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन आता है जिसमें कैश, गुड्स या टैंजिबल एसेट्स में से कोई भी फर्नीचर, मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग आता है, तो रूल क्या है और कैसे आप उस रियल अकाउंट को ट्रीट करेंगे, राइट?
So let us understand what is the rule of this particular account. So rule मैं लिख दे रहा हूं, ध्यान से आप लोग देखिएगा, right? डेबिट और क्रेडिट, देयर आर टू साइड्स ऑफ एनी बिजनेस. सो ऊपर आप लोगों को डेबिट और क्रेडिट दिख रहा है. अभी हम आइडेंटिफाई करेंगे किस तरीके का है और कैसे कोई भी रियल अकाउंट डेबिट में या क्रेडिट में जाएगा. ठीक, रूल क्या है? डेबिट दैट कम्स इनटू द बिजनेस. Debit the aspect which is coming into the business. जो बिजनेस के अंदर आ रहा है उसको आप डेबिट करेंगे in all real accounts, and credit that goes out of the business. ठीक है, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं. डेबिट all the items that are coming into the business, debit all the real accounts that are coming into the business. जो बिजनेस के अंदर आ रहे हैं आपके, उनको सबको आप डेबिट कर देंगे, सारे रियल अकाउंट्स को. और जो बिजनेस से बाहर जा रहे हैं आपके, उन सब चीजों को आप क्रेडिट कर देंगे, उन सारे रियल अकाउंट्स को आप क्रेडिट कर देंगे. ये गोल्डन रूल ऑफ रियल अकाउंट्स है. इसको आप लोग ध्यान से पढ़ भी लीजिए, समझ भी लीजिए. अब कैसे इसको ट्रांसलेट करना है इनटू अकाउंट्स वो हम देखते हैं. हम लोगों ने एक एग्जांपल ले लिया, पिछली बार हमने एक एग्जांपल लिया था. व्हाट वाज द एग्जांपल? गुड्स सोल्ड ऑन कैश. ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं गुड्स सोल्ड 5000. अब एक एग्जांपल है, अगर बुक्स में कहीं पर भी आप सवाल जब करेंगे आगे चल करके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसमें if you will find anything written like goods sold on cash, that means it is cash. If it is not written cash, for example it is written goods sold 5000 rupees, automatically it means there is cash. अगर क्रेडिट पे सेल होगा तो वहां पर उस आदमी का नाम लिखा होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा होगा. goods sold to Mr. X, goods sold to Messrs. XYZ and company, goods sold to Messrs. ABC and company, 5000. Then it is a credit transaction. If there is nothing written, it is written goods sold 5000. That means it's a cash transaction. तो goods sold 5000, क्या क्या इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द बिजनेस हो रहा है बताएगा कोई मुझे? बिजनेस में क्या चीज आ रही है और क्या चीज जा रही है? बिजनेस में कैश आ रहा है और गुड्स जा रहे हैं. Very good, very nice. So cash is coming into the business and goods are going out of the business, क्योंकि goods सेल हो गए हैं और कैश जो है वो आ रहा है आपके पास. अब टेल मी, रूल के हिसाब से क्या चीज क्रेडिट होगी, कैश कहां होगा और गुड्स कहां होगा? सर कैश डेबिट होगा और गुड्स क्रेडिट होंगे. वेरी गुड, कैश डेबिट होगा बिकॉज इट इज कमिंग इनटू द बिजनेस. सॉरी, गुड्स डेबिट होगा क्योंकि इट इज कमिंग इनटू द बिजनेस, और कैश क्रेडिट होगा बिकॉज इट इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस. सॉरी, डिड आई से, मैंने उल्टा बोला राइट? यस सर, उल्टा बोल दिया. कैश क्रेडिट होगा. ओके, क्रेडिट होगा. कैश डेबिट होगा. करेक्ट, कैश विल बी क्रेडिटेड एंड गुड्स विल बी डेबिटेड. व्हाई? बिकॉज गुड्स आर गोइंग आउट. सॉरी सर उल्टा हो गया. अगेन उल्टा हो गया. थैंक यू फॉर आइडेंटिफाइंग. बी अटेंटिव. गुड गुड. गुड्स आर क्रेडिटेड क्योंकि वो चले गए, और कैश इज डेबिटेड बिकॉज वो हमारे पास आ गया. सेल किया आपने सामान, किसी ने आपको कैश दे दिया. नाउ स्ट्रेट अवे आइडेंटिफाई करते हैं कि कैश अकाउंट और गुड्स अकाउंट, अब ये दो अकाउंट्स बन गए इस ट्रांजैक्शन से. इन दोनों को हम कहां लिखेंगे? दोनों रियल अकाउंट से एक ही ट्रांजैक्शन में. तो हम लोग कैश लिखेंगे यहां पर. कैश इज एन एसेट फॉर अस. इट इज अ टाइप ऑफ करंट एसेट, क्योंकि इसका बैलेंस टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है विद इन एन ईयर, तो इसलिए ये करंट एसेट है. एसेट्स के अंदर आएगी, डेबिट हो गया. क्लियर? और गुड्स, इसको हम सेल्स भी कह सकते हैं क्योंकि सेल हुई है ये. अगर आप खाली गुड्स लिखेंगे तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि वेदर इट इज अ परचेज और अ सेल. तो आप इसको सेल्स कह सकते हैं. इट इज क्रेडिटेड, इससे आपको इनकम हुई है. एम आई राइट?
this because of this activity you have got an income, तो यहां पे आप सेल्स लिखेंगे। क्लियर है? ओके, क्रेडिट रूल आप लोगों को समझ में आया? Yes, sir. एनी क्वेश्चंस एट दिस स्टेज? यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए। No, sir. मैं फिर उसके बाद एक एग्जांपल और आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा जिसमें क्लैरिटी आएगी आप लोगों को कि कैसे और ट्रांजैक्शंस होते हैं। मैं रब कर दे रहा हूं रूल, प्लीज आप लोग इसको नोट कर लीजिए, बुक्स में भी यही लिखा है, सो नो नीड टू पैनिक, इट इज अवेलेबल इन द बुक एज वेल। आई हैव टोल्ड यू द सेम थिंग, देयर इज नो डिफरेंस इन द बुक एंड व्हाट आई एम टेलिंग यू। ठीक है, तो इसको ध्यान से आप लोग प्लीज जब घर जाएंगे तो इसको रिवाइज करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, और अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो मेरे से पूछेंगे। सवाल कुछ न्यूमेरिकल्स एग्जाम्पल की तरह से बुक में सॉल्व किए हुए हैं, you will try and do that at home and then you will ask me questions if there are any. Okay, now let us take one more example of a real account. अब इसमें रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट को मैं मिक्स कर दे रहा हूं so that you can understand it more clearly. Machinery purchased from Messrs XYZ and Company, Messrs XYZ Company for rupees 50,000. मशीन परचेज कर ली आपने फ्रॉम Messrs XYZ and Company for rupees 50,000 rupees, for 50,000 rupees. सबसे पहले तो इस ट्रांजैक्शन को ध्यान से जब आप पढ़ेंगे, इन द बुक ऑल्सो यू माइट फाइंड ए नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस लाइक दिस। अगर किसी ट्रांजैक्शन में नाम लिखा हुआ है तो ऑटोमेटिकली इट मींस कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, उधार पे खरीदा गया या बेचा गया ट्रांजैक्शन, राइट? तो आपने एज अ बिजनेस खरीद लिया मशीन फ्रॉम मिस्टर XYZ एंड कंपनी। अब मुझे बताइए कि इसमें कौन से 2 या 3 एस्पेक्ट्स हैं जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस को क्रिएट कर रहे हैं? वो 2-3 क्या चीजें हैं जिसकी वजह से ट्रांजैक्शन हो रहा है? मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूं, आप लोग यस और नो में जवाब दीजिए। मशीन परचेस्ड और Messrs XYZ एंड कंपनी। ओके, क्लियर? Yes, sir. गुड। और Yes, sir. Messrs XYZ एंड कंपनी जो है वो पर्सनल नेचर का अकाउंट है, एवरीबॉडी अग्रीज? Yes, sir. राइट? मशीन परचेस्ड, अब इसमें जो है ये गुड्स नहीं है, दिस इज नॉट द रूटीन नेचर ऑफ बिजनेस दैट वी आर डूइंग। क्लियर? तो मशीन परचेस्ड जो है वो मशीनरी एक तरीके की एसेट है आपके लिए, इट विल हेल्प योर बिजनेस डू मोर बिजनेस और ग्रो योर बिजनेस और अर्न मोर प्रॉफिट्स। तो मशीन इज अ रियल अकाउंट, ठीक है? मशीन इज अ रियल अकाउंट। ओके, नाउ कम्स द एग्जांपल कि रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट दैट कम्स इनटू द बिजनेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस। जो इस बिजनेस के अंदर आए उसे आप डेबिट करेंगे, जो बिजनेस से बाहर जाए उसे आप क्रेडिट करेंगे। अब इस ट्रांजैक्शन में बिजनेस के अंदर आ रहा है ये कि बाहर जा रहा है? मशीन क्या कर रही है? बिजनेस के अंदर आ Business रहा के है, बाहर, बिजनेस के बाहर नहीं है, यू आर परचेजिंग द बिजनेस मशीन। के अंदर आ रहा अंदर है। आ रहा है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही आप लोगों का जवाब है, ये बिजनेस के अंदर आ रहा है। दिस इज द इनफ्लो इन द बिजनेस, दिस इज अ काइंड ऑफ इनफ्लो। तो रियल अकाउंट है, इट विल बी डेबिटेड और मशीन के नाम से डेबिट होगा। ये गुड्स नहीं है, ये बिजनेस का नॉर्मल ब्रेड एंड बटर कमाने का तरीका नहीं है। मान लीजिए कंपनी जूते बनाती है या बैग बनाती है या कपड़ा बनाती है, तो ये उससे बनाने की मशीन परचेज कर रहे हैं। तो ये वन टाइम ट्रांजैक्शन है। जैसे हमारे घर में फ्रिज, टीवी, कूलर, एसी वगैरह आता है, तो वो एक बार हम परचेज करते हैं, दे रन इट, वी रन इट फॉर 10 इयर्स, 12 इयर्स, 15 इयर्स, राइट? सिमिलरली ये एक तरीके की एसेट है कंपनी की,
इट्स अ फिक्स्ड एसेट, टैंजिबल फिक्स्ड एसेट। तो हम क्या करेंगे, मशीन अकाउंट जो है उसको डेबिट करेंगे। तो मशीन क्या है, एसेट है, राइट। तो हम लोग एसेट यहां पर नोट करेंगे डेबिट साइड में। मशीन, ठीक। उसके बाद अगर आप दूसरे पॉइंट पर ध्यान दें, विच इज पर्सनल अकाउंट। किसी को याद है पर्सनल अकाउंट का रूल? सर, credit the giver, debit the receiver. वेरी गुड, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ठीक। अब मैं सिर्फ दो टर्म्स लिख दे रहा हूं, रिसीवर और गिवर। टेल मी, who is the giver, who is the receiver in this business? In this transaction I am purchasing a machine of rupees 50,000. सर हम लोग रिसीवर है और मैसेज XYZ गिवर है। मैसर्स XYZ जो है वो गिवर है एज पर सतनूर। ओके गुड। Who else wants to say that मैसर्स XYZ and company is the giver? Everybody agrees कि कोई आदमी ये कहना चाहता है नहीं वो गिवर नहीं है, वो रिसीवर है। सर सही है। सही है, ओके ओके गुड, बिल्कुल सही। मैसर्स XYZ एंड कंपनी गिवर है, आप रिसीवर है। लेकिन आपने रिसीव क्या किया है, मशीन, इसलिए मशीन जो है वो रियल अकाउंट में चला गया, डेबिट साइड में, एसेट्स के अंडर में। और जो गिवर है वो XYZ एंड कंपनी है। क्रेडिट द गिवर इज द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट। जो आदमी, जो संस्था, कोई आदमी या कोई बिजनेस एंटरप्राइज आपको कुछ देती है तो वो गिवर बनती है और आप उसको क्रेडिट करते हैं, तो वो कहां जाएगा, लायबिलिटीज, XYZ एंड कंपनी। लायबिलिटी क्या है आपकी कि XYZ एंड कंपनी को आफ्टर सम टाइम जो भी उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी क्रेडिट की, उस पे आप पेमेंट करेंगे। और कितना रुपए पेमेंट करेंगे, 50,000 रुपीज पेमेंट। क्लियर है, ये एग्जांपल समझ में आया सब लोगों को? यस सर। एनीबडी हु वांट्स टू आस्क अ क्वेश्चन ऑन ईदर पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट, तो मेरे से प्लीज पूछे। एनी क्वेश्चन? समझ में आ रहा है सबको? यस सर, समझ में आ रहा है। यस सर। ओके गुड। चलिए, तीसरा एक अकाउंट और है जो नॉन पर्सनल नेचर का है, और उन अकाउंट्स को कहते हैं नॉमिनल अकाउंट। उसको हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। ये भी नॉन पर्सनल नेचर का है। इसकी जो इंपॉर्टेंस है नॉमिनल अकाउंट की वो थोड़ी सी डिफरेंट है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। नॉमिनल अकाउंट जो है वो अकाउंट्स हैं जिसमें आपके सामने बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है, आप कुछ पैसा खर्च करते हैं, कुछ इनकम अर्न करते हैं, या कोई एक्टिविटी होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है और उसमें पैसा खर्च हो जाता है, या यू रिसीव सम मनी, बट यू आर नॉट एग्जैक्टली एबल टू आइडेंटिफाई द पर्सन और द गुड। ना आप प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ना आप पर्सन आइडेंटिफाई कर पाते हैं, यू कैन ओनली फील, एंड इट इज प्रोबेबली अ काइंड ऑफ सॉफ्ट प्रोडक्ट और अ सॉफ्ट सर्विस जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल फील कर सकते। ऐसे बिजनेस ट्रांजैक्शंस भी होते हैं जिसमें आप कुछ पेमेंट करते हैं या कुछ चीज रिसीव करते हैं, लेकिन आपको एक्चुअल में प्रोडक्ट, फिजिकल प्रोडक्ट कुछ ना मिलता है, ना आप किसी को कुछ देते हैं, बट देयर इज अ फीलिंग ऑफ अ सर्विस, देयर इज अ फीलिंग ऑफ अ सॉफ्ट सर्विस फॉर अ सॉफ्ट प्रोडक्ट। ठीक है, अब मैं उसका एग्जांपल शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, उसको ध्यान से समझिएगा। आप लोग को बहुत सारी टर्म्स हम लोगों ने अभी समझने की कोशिश की थी जब हम लोग काम कर रहे थे। डिस्काउंट एक वर्ड था, सबने सुना था डिस्काउंट? यस सर। गुड। सैलरीज, अभी किसी ने मेंशन किया था कि वर्कर्स को हम एसेट्स मान सकते हैं। सैलरीज, वेजेस, लताशा कैन यू प्लीज गो ऑन म्यूट?
ओके, गुड, थैंक यू। सॉरी, वेजेस का मतलब होता है जो हम लोग लेबर या जो मजदूरी करने वाले लोग हैं उनको पेमेंट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वेजेस। जो सैलरीज होती है वो नॉर्मली ऑफिस स्टाफ या जो आप दूसरी लैंग्वेज में व्हाइट कॉलर स्टाफ बोलते हैं, जो थोड़े ज्यादा एजुकेटेड होते हैं और उनमें स्किल की थोड़ी कमी होती है, लेकिन उनके अंदर नॉलेज और इंटेलेक्ट और एप्लीकेशन थोड़ा ज्यादा होता है। जो वेजेस अर्न करने वाली कैटेगरी होती है लेबर, उसके अंदर स्किल बहुत ज्यादा होती है, नॉलेज और इंटेलेक्ट रिगार्डिंग एप्लीकेशन थोड़ा कम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक इलेक्ट्रीशियन को लेंगे, राइट, एक मिस्त्री को लेंगे जो बिल्डिंग बनाता है, तो वो आपको बिल्डिंग बनाते वक्त कितनी चीजें चाहिए, क्या मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, उसको किस रेशियो में मिलाना है, तार कहाँ लगाना है, स्विच कैसे लगाना है, कैसे चीजों को पानी से बचाना है, किस क्वालिटी का मटेरियल लगाना है, ये सब बता देगा, राइट। लेकिन वो बिल्डिंग डिजाइन नहीं कर पाएगा। जो बिल्डिंग डिजाइन करने वाला है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एन आर्किटेक्ट। बिल्डिंग बनवाने का तरीका जो बताएगा, that person is an engineer. So that's the difference between the knowledge and the skill, the application and the particular work. तो एक particular task कर पाता है मजदूर, इसलिए उसको wages बोलते हैं। और जो salaries होती हैं वो नॉर्मली व्हाइट कॉलर स्टाफ को, जो थोड़े नॉलेजेबल होते हैं, डिग्री होल्डर्स वगैरह होते हैं, उन लोगों को मिलती है। जो वेजेस हैं वो थोड़े अलग तरीके के लोगों को मिलती है। और वेजेस उन लोगों को भी मिलती है जिनके पास कोई स्किल या नॉलेज नहीं होती है, दे जस्ट कैरी लोड्स, फॉर एग्जाम्पल बोरे उठाने का काम करना है, कोई भी अनस्किल्ड काम जिसमें नॉलेज की भी जरूरत नहीं है, केवल ताकत लगानी है, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, तो वो नॉर्मल काम करने वालों को भी आप सैलरी वेजेस की कैटेगरी में काउंट कर सकते हैं। These two terms I have explained to you because it is important. You must understand कि क्या डिफरेंस है, ठीक है। कमीशन, एक वर्ड और हम लोग पढ़ेंगे आगे, which is कमीशन। कमीशन क्या होता है? मान लीजिए मेरी एक कंपनी है, मैं कुछ सामान खरीदता और बेचता हूं। एक मैन्युफैक्चरर मेरे पास आया, कोई भी मैन्युफैक्चरर, उसने कहा कि मैं भी इस तरीके का ही प्रोडक्ट बनाता हूं, आप मेरा सामान बेचिए और जितना भी सामान आप बेचेंगे उसमें जितना रेवेन्यू होगा उसका 10% आपका, फॉर एग्जाम्पल। तो इसको एजेंसी भी कहते हैं। कमीशन को एजेंसी के साथ आप जोड़ के देख सकते हैं। तो आई एम नॉट द मैन्युफैक्चरर ऑफ द प्रोडक्ट, बट आई एम हैविंग द एजेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो मैन्युफैक्चरर क्या कर रहा है, उसका सामान लोगों तक पहुंचे, उसका नाम हो, वो सामान ठीक से बेच पाए, उसके पर्पस से वो अपनी एक एजेंसी किसी भी कंपनी को दे देता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को दे देता है और बोलता है कि जो भी रेवेन्यू इससे हम कमाएंगे उसका 10% आप रख लीजिएगा। जो आप परचेज करके कमाते हो वो तो आपका, 10% मैं आपको और दूंगा। जो भी आप सेल करके कमाते हो वो तो है ही आपका, 10% मोर आई विल पे। तो ये कमीशन का वर्ड होता है। डिस्काउंट आपको सबको पता है, डिस्काउंट सेल या परचेज के वक्त जो है अलग अलग टर्म्स में कैश डिस्काउंट होता है। जब आप पेमेंट करते हैं तो आपको तुरंत जो सेलर है वो सम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट आपको ऑफर करता है। तो डिस्काउंट कैन बी बोथ रिसीव्ड एज वेल एज डिस्काउंट कैन बी पेड, both the ways we can consider discount. इन चीजों में से क्या आप किसी भी चीज को छू सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं? No, sir. Can somebody have a look at these things? Discount, salaries, wages, commission. कोई छू सकता है? नहीं, कोई भी नहीं छू सकता। You can only feel them. और कैसे फील करते हैं आप? You go to a shop, you buy clothes for yourself. आपने अपने लिए कपड़े खरीदे, उसने बाहर बोर्ड लगाया हुआ है up to 40% ऑफ, और फॉर एग्जाम्पल buy 2 get 3, ऐसे बोर्ड्स भी बहुत होते हैं, आपने देखा। तो आप अंदर जाते हैं, दो कपड़े खरीदते हैं, तीसरा आपको फ्री मिलता है और पेमेंट आप 2 कपड़ों का करते हैं। तो व्हाट यू गेट अ फीलिंग ऑफ हैविंग अ डिस्काउंट, दैट वाओ इट इज सो नाइस, 2 कपड़े खरीदे 3 मिल गए, एक फ्री है और वो भी मेरी चॉइस का। तो दैट इज व्हाट अ फीलिंग इज डिस्काउंट। सैलरीज, जब मैं अगर मान लीजिए बिजनेस एंटरप्राइज का ओनर हूं एंड एवरी मंथ आई एम पेइंग द सैलरीज और वेजेस, फॉर एग्जांपल, मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बट these people who are earning salaries and wages, they are getting salaries, they are providing me a service जो मुझे दिखाई नहीं दे रही है,
प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, मार्केट में बिक रहे हैं, एडवर्टाइजिंग हो रही है, राइट, एवरीथिंग इज गोइंग गुड, आई एम अर्निंग प्रॉफिट्स. व्हाई? बिकॉज दीज पीपल आर डूइंग देयर जॉब्स डिलीजेंटली. तो ये भी एक फीलिंग है कि अच्छा मैं सैलरीज इसलिए पे कर रहा हूं बिकॉज द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन इज रनिंग बिकॉज ऑफ दीज पीपल. अगर आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशन से हटा दें तो ऑर्गेनाइजेशन चलेगी? अगर आप लोगों को नहीं ऑर्गेनाइजेशन से हटा दें तो क्या ऑर्गेनाइजेशन चलेगी? नहीं. क्या दुनिया में कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जो बिना लोगों के काम करती हो? नो सर. बहुत सारे No, लोग sir. आज, बिल्कुल, बहुत सारे लोग आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग जैसी बातें कहते हैं और करते हैं और बोलते हैं कि इसमें करियर बनाइए, राइट? बहुत सारे लोग बोलते हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड सुना है आप लोगों ने? मशीन लर्निंग में करियर बनाइए, ये बहुत अच्छा करियर है. पॉइंट ये है कि अगर वो करियर है और उससे सारी चीजें ऑटोमेटिकली होंगी तो आप क्यों करियर बना रहे हैं उसमें? ऑटोमेटिकली होने दीजिए, करियर भी ऑटोमेटिकली बन जाए. So without human beings, no business enterprise can exist. Without human being, no activity can be supported. अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कोई प्रोग्राम बना के, कोई प्रोडक्ट बना के आप लोगों के घरों तक सामान भी पहुंचा देंगे, तो वो जो सॉफ्टवेयर आप बनाएंगे, जो प्रोग्रामिंग कोड लिखेगा, वो एक ह्यूमन बीइंग ही लिखेगा. वो प्रोडक्ट डिजाइन एक ह्यूमन बीइंग करेगा, उसको एग्जीक्यूट भी एक ह्यूमन बीइंग करेगा, उसको सपोर्ट भी एक ह्यूमन बीइंग ही करेगा. Without human brain, without human intelligence, artificial intelligence is nowhere. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का कोई इस्तेमाल नहीं है अगर उसको ह्यूमन इस्तेमाल नहीं कर सकता. सो ये कहना कि सारी चीजें, जमाना आएगा जब दुनिया से हट जाएंगी, केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलेगी, इट्स रॉन्ग. ह्यूमन इंटेलिजेंस विल एग्जिस्ट फॉरएवर. ह्यूमन इंटेलिजेंस से ऊपर नहीं है, उसका नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कृत्रिम रूप से बनाई गई इंटेलिजेंस है. कोशिश की गई है कि आदमी की सबसे अच्छी चीजों को एक कंप्यूटर प्रोग्राम में इकट्ठा कर लिया जाए. आदमी जिस तरह से सोचता है उसको एक प्रोग्राम करके एक रोबोट बना लिया जाए. बट कैन रोबोट डू एग्जैक्टली व्हाट वी डू? नहीं कर सकते. तो इसलिए किसी ने ये जो क्वेश्चन पूछा था कि क्या हम वर्कर्स को अपनी एसेट्स मान सकते हैं? देखिए, अकाउंटिंग लैंग्वेज में नहीं मान सकते. अकाउंटिंग के रूल वर्कर्स को एसेट नहीं मानते. लेकिन अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, आपका प्रॉफिट अर्न जो हो रहा है, दैट्स बिकॉज ऑफ योर स्टाफ, योर एम्प्लॉइज, योर कस्टमर्स, योर सप्लायर्स. सो एक्चुअली इफ यू आप मन में फील करेंगे तो ये एक एसेट्स हैं, और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग लैंग्वेज के हिसाब से एसेट्स हैं. ठीक है? तो नॉमिनल अकाउंट्स आपको समझ में आए? मैं वाज जस्ट शेयरिंग फ्यू एग्जांपल्स. तो वो नॉमिनल अकाउंट्स है जो आपको दिखाई नहीं देते, जिनको आप टच नहीं कर सकते, लेकिन आप फील कर सकते हैं. दे इन सम वे और द अदर आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू, और उसके बदले में आप डिस्काउंट दे रहे हो, उसके बदले में आप सैलरीज दे रहे हो, उसके बदले में आप वेजेस दे रहे हो, और उसके बदले में आप कमीशन दे रहे हो. ठीक है? ये कमीशन, वेजेस, सैलरीज और डिस्काउंट्स आपको नजर नहीं आए. ये कुछ एग्जांपल्स हैं, और एग्जांपल्स भी आए. ठीक है? ओके, क्लियर? Any questions at this stage? No, sir. Okay. नो सर. Okay. Sir. No, इसका sir. एक रूल है जो मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूं और बोल दे रहा हूं. इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. रूल इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. Credit all income and gain. वेरी गुड. क्रेडिट ऑल इनकम और गेन्स. ठीक है? इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बट मैं चाहता हूं आप लोग, सब लोग घर से इसको जरा समझ के आए, बुक में पढ़ करके आए, रिव्यू करके आए, सो दैट एवरीबडी शुड बी ऑन द सेम पेज व्हेन वी डिस्कस. क्योंकि अब हमने काफी इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स समझे हैं, काफी एग्जांपल्स हमने लिए हैं, इनमें से भी आप